हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं कुछ नए आर्टिकल के साथ। तो आइए देखते हैं कौन से आर्टिकल में क्या बातें कही गई हैं। तो यहाँ पर दिया गया आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में कहा गया है कि जो संघ की विधायिका है, संघ की जो विधायिका है उसमें कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होगी। यानी सेंट्रल लेवल पर कानून बनाने का जो अधिकार है, पूरे देश के लिए कानून बनाने का जो अधिकार है वो होता है संसद के पास। ठीक। और संसद मुख्य रूप से 3 लोगों से चलता है, यानी उसके 3 अंग होते हैं। एक होते हैं राष्ट्रपति, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ना ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं। फिर भी उन्हें जो हमारा संसद है उसका अभिन्न अंग माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी बिल लोकसभा से पारित हो जाए, राज्यसभा से पारित हो जाए, जब तक उस पर प्रेसिडेंट अपने सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक वो कानून नहीं बन सकता। इसीलिए राष्ट्रपति को संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है। और बात बचती है लोकसभा और राज्यसभा की। तो लोकसभा को निम्न सदन के नाम से, राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है, राज्यसभा को राज्य परिषद कहा जाता है। क्योंकि राज्यसभा से जो लोग नियुक्त होते हैं, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, वो या तो स्टेट से आएंगे या तो यूनियन टेरिटरी से आएंगे। और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो पूरे देश का नेतृत्व करते हैं। ठीक, यानी वो देश के किसी भी कोने से हो सकते हैं, इसलिए इसे जनता का सदन कहा जाता है। ठीक हो गया। आज हमारा जो मेन उद्देश्य है, मुख्य एजेंडा जो है, मेन एजेंडा, वो है राज्यसभा की संरचना को समझना कि राज्यसभा की संरचना कैसे, उसमें मेंबर कैसे हैं, उनका निर्वाचन वगैरह ये सब कैसे होता रहता है। तो राज्यसभा की संरचना की जो व्याख्या है वो दी गई है आर्टिकल 18 में। पूरे के पूरे राज्यसभा के बारे में बताया गया है। ठीक, तो आइए समझते हैं। कहा गया है कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों द्वारा कि जो राज्यसभा का संगठन होगा, यानी उसमें जो लोग बैठेंगे वो कौन कौन से होंगे, उनके अंदर प्रतिनिधि कहाँ के होंगे, या तो राज्य से होंगे या तो केंद्र शासित प्रदेश से होंगे। ठीक, या तो स्टेट से या तो यूनियन टेरिटरी के प्रतिनिधियों द्वारा ये जो हमारी राज्यसभा है उसका संगठन होता है, गठन होता है। और कहा गया है राज्य परिषद या उच्च सदन। ठीक, यानी जो हमारा हमारा जो राज्यसभा है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसे हम लोग राज्य परिषद भी कहते हैं या उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। 3 नाम हो गए, राज्यसभा, उच्च सदन और राज्य परिषद। कहा गया है इसका जो गठन है, राज्यसभा का गठन, यानी कि हमारे देश में राज्यसभा का होना अनिवार्य है। तो इसका जो पहला गठन हुआ था वो हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को हमारे देश में राज्यसभा का गठन हुआ। और राज्यसभा में जो पहली बैठक है वो 13 मई 1952 को हुई थी। फिर उसके बाद ये हो गया। और कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य एवं यूनियन टेरिटरी के विधानसभा द्वारा होता है। अब बात ये करते हैं कि उसके अंदर जो मेंबर जाते हैं वो कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं। जैसे राज्यसभा के अंदर बहुत सारे 245 सदस्य हैं इस समय वर्तमान में। तो 245 सदस्यों को कौन चुनकर वहाँ पर भेजता है? तो हर राज्य के पास और हर एक यूनियन टेरिटरी यानी जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उन सभी के सभी के पास विधानसभाएं उपस्थित है। विधान परिषद सभी राज्यों के पास उपस्थित नहीं है, परंतु विधानसभा सभी राज्यों के पास भी है और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के पास भी है। तो वहाँ की जो विधानसभा है, विधानसभा से अब विधानसभा के लोग क्या करते हैं, मतदान करते हैं, वोट देते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपति जी को वोट दिया जाता है, पहले ये जो मतदान था वो गोपनीय रूप से किया जाता था, गुप्त मतदान, मगर अब उसे खुला मतदान कर दिया गया है। तो यानी कि जो सदस्य चुने जाते हैं वो कहाँ से जाएंगे, राज्यसभा की, यानी स्टेट, हर एक स्टेट में जो विधानसभा है, हर एक यूनियन टेरिटरी की जो विधानसभा है, वहाँ के लोग कुछ सदस्यों को निर्वाचित करेंगे, चुनेंगे और भेज देंगे कि आप लोग अब हमारी विधानसभा से जाइए कहाँ, राज्यसभा में, और वहाँ पर जाकर हमारा रिप्रेजेंटेशन कीजिए, हमारा नेतृत्व कीजिए।
तो इन लोगों को यानी राज्यसभा में जो लोग चुने जाते हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं? विधानसभा से। हर राज्य की विधानसभा, हर केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा कुछ सदस्यों को चुनती है और उन्हें भेज देती है राज्यसभा में कि अब आप लोग जाइए और इस पूरे स्टेट का वहाँ पर जा कर के प्रतिनिधित्व कीजिए। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं कि राज्यसभा में कितने इस समय मेंबर्स वगैरह हैं, कितने हो सकते हैं। तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा में कहा गया कुल सीटों की संख्या मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं, कि राज्यसभा में आप मैक्सिमम मेंबर्स की संख्या कितनी हो सकती है? 250। परंतु वर्तमान समय में हमारे पास केवल 245 सदस्य हैं। ठीक। और कहा गया है 250 में से आपको जो 238 सदस्य लेने हैं वो निर्वाचित होने चाहिए और 12 आपको मनोनीत सदस्य लेने हैं। निर्वाचित का मतलब होता है जो चुन करके, यानी विधानसभा जिनको चुन करके भेजेगी उसे कहा जाएगा निर्वाचित सदस्य। निर्वाचन का मतलब चुनाव होता है, चुनाव द्वारा उनको भेजा जाएगा। तो चुनाव के द्वारा लोगों की जो चुनने की संख्या है वो मैक्सिमम है 238, कि पूरे राज्य और पूरे स्टेट को, पूरे राज्य और पूरी यूनियन टेरिटरी को मिलाकर आप केवल मैक्सिमम 238 लोगों को ले सकते हैं। और उसके बाद 12 मनोनीत सदस्य। अब मनोनीत सदस्य क्या होता है? मनोनीत सदस्य का मतलब होता है ऐसे लोग जिनको राज्यसभा में रखा गया है इलेक्ट करके, यानी उनको सिलेक्ट करके किसने रखा है? प्रेसिडेंट ने। ठीक। यानी कुछ ऐसे मेंबर्स भी होते हैं जिनको विधानसभा से नहीं चुना जाता है, उनको चुनने का अधिकार, जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं उनको चुनने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास होता है। और ये 12 लोग कौन होते हैं? ये 12 लोगों में उन व्यक्तियों को रखा जाता है जो कला या विज्ञान के क्षेत्र में कोई विशेष उपलब्धि रखते हो। ठीक। यानी कोई अगर व्यक्ति कला के क्षेत्र में बहुत आगे है, कोई बहुत बड़ा संगीतकार है जो वर्ल्ड लेवल पर अपनी पहचान बनाए हुए है, ठीक, और कोई या साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी खोजें की हैं, ठीक, तो ऐसे लोगों को सम्मानित करने के लिए 12 मनोनीत सदस्यों की लिस्ट में रख दिया जाता है कि 12 मनोनीत सदस्य अब यहाँ पर रहेंगे और ये 12 मनोनीत सदस्य क्या करेंगे? यानी राज्यसभा में रह करके अपने जो सुझाव वगैरह हो या उनको जो भी अच्छा लगे मत देते समय, कोई नियम कानून बनाते समय अपनी राय विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये समझ में आया कि 250 सीटों में आप मैक्सिमम निर्वाचित लोगों की संख्या 238 है और निर्वाचित सदस्यों की, मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 है। अब उसके बाद देखिए, और जो निर्वाचित सदस्य है, निर्वाचित का मतलब चुने गए लोगों की संख्या, अब उसमें भी कैटेगरी बनाई गई कि आप राज्य से मैक्सिमम 230 लोगों को ले सकते हैं और पूरे केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके आप केवल 8 सदस्यों को चुन सकते हैं। ठीक। यानी जैसे दिल्ली हो गया, तो दिल्ली में इस समय मैक्सिमम लोगों की संख्या जो है, राज्यसभा में लोगों की जो सीट है वो 3 है। ठीक, कि दिल्ली से 3 लोग राज्यसभा में भाग ले सकते हैं, यानी वहाँ की जो विधानसभा है, ठीक, जो दिल्ली है वहाँ की विधानसभा 3 लोगों को चुन करके राज्यसभा में भेज सकती है। तो कहा गया पूरी यूनियन टेरिटरी से आप 8 व्यक्तियों को सिलेक्ट कर सकते हैं और जितने भी आपके पास स्टेट हैं उन सभी स्टेटों में मिलाकर के आप 230 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं। और याद रखिए कि हर एक स्टेट में या हर एक यूनियन टेरिटरी में सीटों की संख्या अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि सीटों की संख्या निर्भर करती है उस राज्य की जनसंख्या के ऊपर। अगर राज्य की जनसंख्या अधिक है तो सभी लोगों का ध्यान रखा जा सके, इसलिए वहाँ पर लोगों यानी सीटों की संख्या बढ़ा दी जाती है कि यहाँ पर राज्यसभा की सीटों की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। जैसे सबसे अधिक सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में है, फिर उसके बाद तमिलनाडु में है। ऐसे ऐसे करते हुए सीक्वेंस से आप सर्च करके पता कर सकते हैं। तो ये हो गया, यानी कि ये हमारे संविधान में कहा गया कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं। परंतु हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास टोटल जो कैंडिडेट्स हैं, जो टोटल लोकसभा में सदस्य हैं, उनकी संख्या है 245। 245 में 12 मनोनीत सदस्य तो है ही,
वो हमेशा चुन लिए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति चुनते नहीं हैं, मतलब लोकसभा उन्हें एक लिस्ट देती है कि ये लोग कला और विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान रखते हैं, इसलिए इन लोगों को आपको मनोनीत सदस्यों की लिस्ट में रखना चाहिए। तो उन 12 लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया। तो 245 में से जैसे ही 12 मनोनीत सदस्य हो गए तो बचे कितने? 233। अब उन 233 लोगों में आप रख कितने सकते हैं? 238, और हैं वर्तमान में कितने? 233, यानी 5 लोग और रखे जा सकते हैं। अगर किसी स्टेट में जनसंख्या वगैरह बढ़ी तो वहाँ पर 1-2 सीट और बढ़ा दी जाएंगी। फिर उसके बाद कहा गया अब इन 233 में 8 तो यूनियन टेरिटरी से आ गए हैं। 8 कितने से लाए गए हैं? यूनियन टेरिटरी से। और राज्य से लाए गए हैं कितने? यानी 225। यानी अब किसी भी यूनियन टेरिटरी में सीट बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। ये संभावनाएं तब हो सकती है जब किसी एक यूनियन टेरिटरी की सीट को कम करके दूसरे को दे दिया जाए, मगर अब कहीं भी सीट बढ़ने की संभावना यूनियन टेरिटरी में तो नहीं है, परंतु स्टेट के पास है। स्टेट अभी 5 सीट और दे सकता है, यानी जहां उसे ज़रूरत समझ में आए, अगर उत्तर प्रदेश में और सीटों की ज़रूरत समझ में आ रही है तो 1 सीट वहां पर बढ़ा देगी या 2 सीट बढ़ा देगी, ऐसे ऐसे करके। तो ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर कि कितने लोग होते हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं। ठीक, तो टोटल मेंबर है 245। 245 में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से आए हैं, और जो बचे 225 व्यक्ति हैं वो आए हैं किसी न किसी स्टेट से। तो ये पूरे व्यक्ति मिल करके राज्यसभा का निर्माण करते हैं, यानी राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। अब बात करते हैं योग्यता के बारे में कि यदि आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए जो पहला क्राइटेरिया है वो ये दिया गया कि पहली बात कि आप इंडियन होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए। ठीक, यदि आप भारतीय हैं तभी आप क्या हो सकते हैं? राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बनेंगे। दूसरा कि आपने 30 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुके हैं, यानी 30 वर्ष से जो एज्ड होगा, यानी अपर एज होगा, वही व्यक्ति केवल राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य है। ठीक, और उसके बाद कहा गया लाभ के पद पर कि जब कभी भी आप राज्यसभा में उपस्थित होंगे, यानी राज्यसभा के सदस्य बनेंगे, तो आपको सभी लाभ के पद छोड़ने होंगे। यदि आप कोई नौकरी वगैरह कर रहे हैं, ठीक, तो आपको वो सर्विस वगैरह छोड़नी पड़ेगी, लाभ के पद पर नहीं रह सकते। और उसके अतिरिक्त ये तीनों तो एकदम कंपलसरी। उसके अतिरिक्त यदि संसद आने वाले समय में कुछ और पॉइंट्स रखती है कि अब आपको यदि संसद का राज्यसभा का सदस्य बनना है तो ये एक आध दो पॉइंट और हैं, इसको भी आपको फुलफिल करना होगा, तो आपको उसे भी कंप्लीट करना होगा। तो 3 चीज़ है, 4 चीज़ है। भारत का सदस्य होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लाभ के पद पर न होना चाहिए, और संसद द्वारा बनाई गई जितनी भी योग्यताएं अर्हताएं हैं उसे वो पूर्ण करे, तब व्यक्ति वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। अब उसके बाद इसमें एक पॉइंट और लिखना चाहिए कि ये जो होता है यह एक अस्थाई सदस्य, यह एक अस्थाई सदन होता है, अस्थाई सदन। और इसमें जो व्यक्ति होते हैं वो 6 वर्षों के लिए कार्यरत होते हैं, कि कोई भी व्यक्ति यदि इसमें राज्यसभा का सदस्य बना तो वो 6 वर्षों तक अपने पद पर बना रहेगा। अब एक देखते हैं, योग्यताओं को देख लिया आपने, अब शक्तियाँ की बात देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, कितने पावर्स हैं, वो क्या क्या कर सकती है। तो पहला कहा गया है विधि निर्माण। विधि का मतलब होता है कानून, कि जो कानून बनाने की शक्ति लोकसभा और राज्यसभा के पास होती है, दोनों के पास लगभग लगभग समान होती है। परंतु वित्तीय यानी कि धन से संबंधित कोई भी नियम कानून राज्यसभा नहीं बना सकती। ठीक, यानी धन पर, यानी टैक्स वगैरह की चीज़ें हो गई या धन से लेकर कोई भी चीज़ हो गई, वित्त का मतलब होता है धन। धन से संबंधित कोई भी नियम कानून राज्य सरकार नहीं बना सकती। उसके बाद बजट की बात करें, बजट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए एक कहीं पर हाईवे बनाना है, हाईवे बनाने के लिए, नेशनल हाईवे बनाना है, और उसको बनाने के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए क्या कर दिए, अप्रूवल कर दिए कि यहाँ पर 50 करोड़ हम लोग दे रहे हैं बनाने के लिए। तो कोई भी वित्तीय विधेयक जो होता है वो सबसे पहले पारित किया जाता है लोकसभा में। कभी भी धन विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं किया जाता है।
पहले उसे पारित किया जाता है लोकसभा में, और लोकसभा में पारित करने के पश्चात अब कह दिया गया कि हम लोग इसे 50 करोड़ का बजट दे रहे हैं ताकि ये नेशनल हाईवे बन सके। तो परंतु जितनी भी धन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं ना, ऐसा समझ लीजिए कि धन पर किसी प्रकार का भी राज्य सरकार की तरफ से कोई अधिकार नहीं होता है। वो धन से रिलेटेड चीज़ों पर, यानी पैसे से रिलेटेड चीज़ों पर किसी प्रकार का नियम कानून ना बना सकती है, ना कुछ कर सकती है। उस पर केवल लोकसभा का अधिकार होता है। तो धन विधेयक सबसे पहले पारित होता है लोकसभा में, राज्यसभा में भी जाएगा, फिर दूसरी बार कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। ये लोग उसे कम से कम 14 दिन तक रोक सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इन लोगों की इच्छा नहीं है कि नहीं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, 50 करोड़ बहुत अधिक दे रहे हैं, ये तो ये सरकार हमारे देश को लूट रही है, ये तो सड़क जो है वो 20 करोड़ के खर्च में आराम से बन जाएगी, बहुत अच्छी खासी बन जाएगी, मगर 50 करोड़ का बजट लगाया जा रहा है। तो ये विरोध में क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उस धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकते हैं, उससे अधिक ये रोक नहीं सकते। फिर उसके बाद यदि उन्हें उस विधेयक में कुछ पॉइंट्स गलत लगते हैं तो उसमें वो संशोधन भी कर सकते हैं, परंतु उस संशोधन को मानना या न मानना वो जो लोकसभा है उसके विवेकता पर निर्भर करता है। अगर उन लोगों को अच्छा लगा तो मान लेंगे, अच्छा नहीं लगा तो वो बाध्य नहीं होते मानने के लिए। तो दो चीज़ें हो गई। पहला कहा गया कि इसके पास जो कानून बनाने की शक्ति है वो लगभग राज्य सरकार, यानी जैसी-जैसी शक्तियाँ उसके पास, जितनी पावर उसके पास है उतनी पावर राज्यसभा के भी पास है, बस वित्त से संबंधित कोई कानून नहीं बना सकता, और धन विधेयक पर इनका कोई अधिकार नहीं होता। फिर उसके बाद कहा गया तीसरा पॉइंट, संविधान संशोधन, कि जो संविधान संशोधन करने का अधिकार होता है, जितना लोकसभा के पास है उतना ही राज्यसभा के पास भी है। राज्यसभा को लगा कि नहीं, ये जो आर्टिकल है इसमें कुछ मिसिंग है, इसमें संशोधन करना चाहिए और ये चीज़ों को ऐड करना चाहिए, ठीक, तो वो ऐड ऑन कर सकती है या मूव ऑन कर सकती है, हटा भी सकती है, जोड़ भी सकती है। तो संविधान संशोधन का अधिकार राज्यसभा के पास भी उतना ही होता है जितना लोकसभा के पास होता है। और चौथा पॉइंट है उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। यानी उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो कौन, यानी जो उपराष्ट्रपति होता है उसी को बनाया जाता है राज्यसभा का सभापति, और इस पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है वो सदैव राज्यसभा से ही आरंभ होगी। राष्ट्रपति पर कोई भी सदन महाभियोग की प्रक्रिया को स्टार्ट कर सकता है, लोकसभा भी उस पर महाभियोग जारी करा सकता है या राज्यसभा भी, परंतु उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया जो जारी कराने का प्रोसेस है वो केवल और केवल राज्यसभा के पास होता है। लोकसभा उस पर महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं कर सकती। उसके बाद कहा गया है आर्टिकल 249 और राष्ट्रीय महत्व बनाना। अब देखिए, अब जो देश है, देश को चलाने के लिए बहुत सारी नीतियाँ बनानी पड़ती हैं, बहुत सारे कानून बनाने पड़ते हैं। तो अगर एक ही व्यक्ति को कह दिया जाए आप कानून बनाइए, तो वो सोच नहीं पाएगा कि कौन कौन सी फील्ड है, कौन कौन सी एरिया में कौन कौन सा कानून बनाना चाहिए। इसलिए हमारे देश में, हमारे कंट्री में क्या किया गया, सूची जारी की गई है, ठीक। सूची का मतलब समझ लीजिए लिस्ट, ठीक। एक को कहा जाता है राज्य सूची, एक को कहा जाता है केंद्र सूची, ठीक, एक हो गया केंद्र सूची और एक हो गया समवर्ती सूची, ठीक। राज्य सूची में वो चीज़ें लिखी गई हैं जिस पर केवल और केवल राज्यसभा ही कानून बना सकती है, ठीक। राज्य के पास जो राज्यसभा है उसको एक सूची दी गई है, एक लिस्ट दी गई है कि इन इन फील्ड में केवल और केवल आप कानून बना सकते हैं, उसमें लोकसभा कानून नहीं बना सकती। देखिए, बात को समझिए, कानून बनाने और समर्थन करने में बातें अलग अलग हैं। जैसे मान लीजिए शिक्षा, मान कर चलते हैं, या शिक्षा तो इसमें भी होता है इसमें भी होता है, वो समवर्ती सूची का भाग है। मान लीजिए कि मान कर चलते हैं कि शिक्षा का पॉइंट दे दिया गया राज्य सरकार को कि अब एजुकेशन पर कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए, कोई भी नीति, कोई भी लॉ वगैरह बनाने का अधिकार वो केवल और केवल राज्यसभा के पास है। तो अब राज्यसभा ने ये कानून पारित कर दिया कि हर स्टेट में, ठीक, जो सिलेबस होगा वो, पहली बात कि हर स्टेट में वो सिलेबस उसकी राज्य भाषा के अनुसार चलेगा। यानी मान लीजिए कोई ऐसा राज्य है जहाँ पर
तेलुगु अधिक बोला जा रहा है, तो वहाँ पर जितना भी पाठ्यक्रम होगा वो पहले पहले तेलुगु में पढ़ाना अनिवार्य है। फिर उसके बाद आप इंग्लिश में पढ़ाइए, हिंदी में पढ़ाइए, बाकी किसी में पढ़ाइए, वो बात अलग की है। मगर पहली कंडीशन ये है कि हर स्टेट जहाँ पर कोई भाषा की बहुलता है वहाँ पर वो विषय उसी भाषा में पढ़ाया जाएगा। तो ऐसा कानून बना दिया है। तो अब एजुकेशन पर जो लोकसभा है वो किसी प्रकार का कानून नहीं बना सकती, मगर ये उस कानून को रोक जरूर सकती है। कोई कानून ये नहीं बना सकती, जैसे इसके मन में और एक अच्छा नियम आया कि अगर ये एजुकेशन पॉलिसी में जोड़ दिया जाए तो शिक्षा नीतियाँ और बेहतर बन सकती हैं। मगर इस व्यक्ति के पास शक्ति ही नहीं है कि वो बना सके, यानी विचार वगैरह आएगा वहीं पर रह जाएगा। ये व्यक्ति क्या कर सकता है, कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, परंतु कोई कानून कब बनता है, जब वो लोकसभा के 2/3 सदस्य सहमत है कि हाँ ठीक है यह कानून बनना चाहिए। तो जब यहाँ के 2/3 लोग सहमत हो जाएंगे फिर इसी बिल को भेजा जाएगा यहाँ पर भी अगर 2/3 लोग सहमत हुए तब जा कर के वो कानून बनता है। नहीं तो अगर यहाँ पर 2/3 लोग पहले ही सहमत नहीं हुए तो इसके पास कानून बनाने की शक्ति है, मगर वो बनेगा या नहीं बनेगा ये दोनों सदनों की समर्थता पर निर्भर करता है। जब तक दोनों सदन राजी नहीं होंगे तब तक कोई भी नियम कानून नहीं बन सकता। तो ये समझ में आया कि पॉइंट देने का मतलब क्या है। तो राज्यसभा के पास राज्य सूची है जिसमें ये दिया गया है कि आप कौन कौन से पॉइंट पर आप रूल्स बना सकते हैं, लॉ वगैरह बना सकते हैं अपने कानून। उसी तरह लोकसभा को भी एक लिस्ट दी गई है कि आप लोगों के पास ये चीज़ें हैं, आप इन क्षेत्रों में कानून बना सकते हैं, ठीक, वगैरह वगैरह। और एक सूची होती है जिसको कहा जाता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब ऐसी सूची जिस पर लोकसभा भी कानून बना सकती है, राज्यसभा भी। जैसे लोकसभा मान लेते हैं कि अपने काम करने में बहुत व्यस्त है और कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पर नियम कानून बनाने बहुत ज़रूरी है, ठीक, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये तो खाली नहीं है, तो राज्यसभा क्या करेगी, उस पॉइंट पर नियम कानून वगैरह बना देगी। तो ये जो कहा गया है आर्टिकल 249, इसमें कहा गया है कि मान लेते हैं राज्य सूची में तो बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। अब राज्य सरकार के लोग भी तो, के जो सदस्य हैं वो भी तो नियम कानून वगैरह बनाने में बिजी होंगे। तो उसमें क्या होगा कि इन्होंने देखा कि ये जो पॉइंट है ये हमसे हमेशा छूट जा रहा है और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक काम करते हैं कि इसको समवर्ती सूची में भेज देते हैं ताकि यदि हम लोग खाली ना हो तो राज्यसभा इस पर क्या कर सके, कानून बना सके, और जिससे कि कोई भी पॉइंट छूट ना पाए। तो अब ये कैसे होगा, जो चीज़ें राज्य सूची में दी गई हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास है नहीं। तो आर्टिकल 249 का प्रयोग करेंगे और वो जो पॉइंट है उसको घोषित कर देंगे राष्ट्रीय महत्व की चीज़, ठीक, कहेंगे कि ये जो पॉइंट दिया गया हम लोगों को यह एक राष्ट्रीय महत्व की चीज़ है, इसलिए इस पर कानून बनाने का अधिकार लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास होना चाहिए, इसलिए उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा समवर्ती सूची में। और अब उस पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों कानून बना सकती है। इससे क्या फ़ायदा होगा, समवर्ती सूची में ऐड ऑन करने का उद्देश्य यही है कि वह पॉइंट जो बहुत ज़रूरी भी है छूटना नहीं चाहिए। छूटना नहीं चाहिए का मतलब यदि लोकसभा बहुत बिजी है तो राज्यसभा उस पर कानून बना दे, राज्यसभा बहुत बिजी है तो उस पर लोकसभा कानून बना दे, इसलिए समवर्ती सूची को ऐड ऑन किया गया है। तो अब समझ में आया कि राज्यसभा से अगर किसी नियम कानून को निकाल कर समवर्ती सूची में डालना हो तो उसका प्रावधान आर्टिकल 249 में है, ठीक। उसके बाद अब दिया गया अगला कि आर्टिकल 312 312, ठीक, 312 312, तो इसमें कहा गया कि अखिल भारतीय सेवा, कि कोई भी देश में अखिल भारतीय सेवा तभी जुड़ेगी जब उसमें राज्यसभा की सहमति हो। अखिल भारतीय सेवा का मतलब होता है ऑल इंडिया सर्विस, कि कोई एक ऐसा एग्ज़ाम दीजिए जिसे देने के बाद आप पूरे देश में कहीं भी सेवा देने के लिए क्या हो जाए, एलिजिबल हो जाए। तो ऐसी सभी सर्विसेज नहीं होती है, ठीक। तो केवल जब ये बना था अखिल भारतीय सेवा तो स्टार्टिंग में केवल 2 सेवाएं थी, एक IAS और एक IPS। 2 सेवाओं को भारतीय अखिल सेवा के अंतर्गत रखा गया था, मगर 1966 में संशोधन किया गया
और आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज को क्या कर दिया गया, अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित कर दिया गया 1966 में संशोधन द्वारा। तो कोई भी अखिल भारतीय सेवा है वो तभी जुड़ सकती है जब उसमें राज्यसभा की सहमति हो। राज्यसभा की सहमति के बिना कोई नई अखिल भारतीय सेवा जारी नहीं की जा सकती। और एकदम लास्ट पॉइंट देखिए, कहा गया है कि ये जो सदन होता है, राज्यसभा होता है, यह एक अस्थाई सदन होता है। अस्थाई सदन और अस्थाई सदन का मतलब पहले समझ लीजिए। अस्थाई का मतलब होता है वह चीज़ें जो स्टेबल होने, अस्थाई का मतलब होता है कि जो चीज़ें एकाएक बिगड़ न जाए। अस्थाई का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ कब पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी, कब पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा, कोई फिक्स नहीं है। तो जो लोकसभा होती है, राज्यसभा, लोकसभा में जो चुनाव होते हैं वो अलग ढंग से होते हैं। जो राज्यसभा है, राज्यसभा में अब इसके 2/3 लोग, ठीक। अब कहा गया कि हर एक व्यक्ति जो है वो कितने वर्षों तक रहता है, 6 वर्षों तक रहता है। अब मान लीजिए कि सबसे पहले इस वाले का चुनाव कराया गया, फिर इस वाले का, फिर इस वाले का। नहीं, 2/3 लोग का मतलब होता है 66% ना, कि जो 66% व्यक्ति हैं, एक ही बार सभी का चुनाव नहीं कराया जाएगा। हर 2 वर्ष के बाद 66% व्यक्तियों का चुनाव करा दिया जाता है। फिर अगले 2 वर्ष के बाद 66% व्यक्तियों का चुनाव किया जाएगा। फिर अगले 2 वर्ष के बाद 66% व्यक्तियों का चुनाव किया जाएगा और पुराने वाले को हटा दिया जाएगा। तो ऐसे करने से जो हमारी राज्यसभा है उसकी सभी की सभी सीटें कभी भी एक साथ खाली नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि अगर जितने 245 सदस्य हैं सभी का जो काल है, शासन काल है, वो एक ही साथ समाप्त हो जाए तो पूरी 245 की 245 सीट खाली हो जाएंगी, यानी राज्यसभा है ही नहीं। राज्यसभा का अस्तित्व ही नहीं है कि उस प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा है ही नहीं। और देश को चलाने के लिए राज्यसभा हमारी विधायिका का एक अभिन्न अंग है, ठीक। तो उसका होना जरूरी है। तो कहा गया कि कभी भी राज्यसभा एक ही बार में पूरी तरह से खाली नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये लॉ बनाया गया कि हर 2-2 वर्षों में इसके 2/3 लोगों का क्या होता रहेगा, चुनाव होता रहेगा। निकलते जाएंगे, बाकी नए लोग आते जाएंगे, निकलते जाएंगे, नए लोग आते जाएंगे, ऐसे ऐसे इसकी प्रक्रिया होती है। तो राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो एक ही बार में पूरी तरह कभी भी खाली नहीं होता है। उसके 2/3 सदस्यों का चुनाव हमेशा 2 वर्षों के बाद होता रहता है, ठीक। अब जैसे देखिए, 2 वर्ष के बाद इन लोगों का यदि चुनाव हो गया तो अगले 2 वर्ष के बाद इन लोगों का चुनाव कराया जाएगा। फिर अगले 2 वर्षों के बाद इन लोगों का चुनाव कराया जाएगा। फिर उनके अगले 2 वर्षों के बाद इनका, तब तक इनका 6 वर्ष पूर्ण हो गया होगा, ठीक। तो ऐसे ऐसे करके लोग जो राज्यसभा है उसका प्रोसेस चलता है। तो आई होप जो राज्यसभा है उसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें सिलेक्टेड मेंबर्स के बारे में, कैसे लोगों का चुनाव होता है, क्या क्या शक्तियाँ वगैरह, ये सभी की सभी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं। मगर हमारा यही सजेशन होगा कि अगर चीज़ें आपको न समझ में आई तो एक बार फिर से ये वीडियो पूरा देखिए, आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा एकदम। तो आज के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।